बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है रिकर्जन से मुताल्लिक। हम लोग देखेंगे कि रिकर्जन क्या है और किस सूरत में हम किसी फंक्शन को या प्रोसीजर को रिकर्सिव कह सकते हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस अगर कोई प्रोसीजर या फंक्शन फुलफिल करता है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। पहले तो मैं सिंपल एक्सप्लेन करूंगा कि रिकर्जन है क्या, उसके बाद हम लोग रिकर्जन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होती हैं, यानी कि अगर कोई फंक्शन वो क्राइटेरिया पूरा कर दे तो तब ही हम उसे रिकर्सिव कहेंगे, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बता देता हूं कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। लेकिन उसके रिकर्सिव फंक्शन होने के लिए या रिकर्शन के इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना लाजमी है। उसमें से पहली कंडीशन जो है वो ये है कि जब भी वो फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उस फंक्शन को लाजमी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अपने बेस क्राइटेरिया के पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास फर्दर एक कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ सर्टेन क्राइटेरिया कॉल्ड द बेस क्राइटेरिया इन विच द प्रोसीजर डज नॉट कॉल इटसेल्फ। यानी अब मैं दोबारा से उर्दू जुबान में जरा सिंपल लफ्जों में आप लोगों को समझाता हूं। पहली कंडीशन तो यह है कि उस फंक्शन का बेस क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया लाजमी तौर पे होना चाहिए जिस क्राइटेरिया पे पहुंच के वो फंक्शन दोबारा से अपने आप को कॉल ना करे। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे पास एक लूप जनरेट हो जाएगी, फिर वो रिकर्जन नहीं रहेगी। ठीक है, यानी अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और मुसलसल अपने आप को कॉल करे जा रहा है और उसका कोई भी बेस क्राइटेरिया नहीं है जिस पे पहुंच के वो रुक जाए, तो उस सूरत में वो रिकर्जन नहीं होगी, वो हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप जो है वो बन जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि बेस क्राइटेरिया होना चाहिए लाजमी तौर पे, और सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जितनी दफा वो फंक्शन अपने आप को कॉल करे उतनी दफा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपनी बेस के पास पहुंचे। यानी हर दफा जब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करे आहिस्ता आहिस्ता वो अपने उस क्राइटेरिया तक पहुंच जाए जहां पर आके वो अपने आप को टर्मिनेट कर ले। ठीक है, यानी कि वो इनफाइनाइट लूप वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो लाजमी तौर पे किसी भी फंक्शन को फॉलो करनी चाहिए अगर वो रिकर्सिव फंक्शन बनना चाहता है जी। ठीक है जी, अब हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड ही एक एग्जांपल जो है वो देखनी है। उस एग्जांपल से आप लोगों को फर्दर जो है वो रिकर्जन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग उससे पहले एक मैथमेटिकल टर्म जो है वो डिस्कस करते हैं। आप में से अक्सर बच्चे जो है वो जानते होंगे उसके बारे में पहले से भी, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टोरियल। ठीक है जी, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल लूप की मदद से सिखाऊंगा, फिर हम उसी फैक्टोरियल को जो है हम लोग रिकर्सिव फंक्शन की मदद से देखेंगे कि रिकर्जन अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो कंप्यूटर रिकर्सिव फंक्शन की मदद से फैक्टोरियल को किस तरह से कैलकुलेट करता है और एक सिंपल लूप की मदद से किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो उससे पहले फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जीरो फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास हमेशा 1 होता है। इसी तरह अगर हम कहें 1 फैक्टोरियल तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो भी हमेशा 1 होगी। और अगर हम 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाता है जी, हमारे पास 2 के इक्वल। इसी तरह हमने अगर 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो हमारे पास 6 जो है इसका आंसर हमारे पास जनरेट होता है 3 फैक्टोरियल का। इसी तरह अगर हम 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 24 जो है वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो जनरेट होता है। इसी तरह हमारे पास 5 फैक्टोरियल का आंसर जो है 120 जनरेट होता है, और 6 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो हमारे पास 720 जनरेट होता है। इस तरह फर्दर ऑन आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम इस फैक्टोरियल को देखेंगे कि कंप्यूटर इस फैक्टोरियल को दो तरह से कैलकुलेट करता है। पहला, हमारे पास एक एल्गोरिथम मौजूद है जिसमें हम जस्ट एक लूप की मदद से फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सिंपल लूप वाला एल्गोरिथम जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। इसमें फैक्टोरियल के नाम से ही आप ये एल्गोरिथम जो है वो उसने लिखा है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है हमारे पास फैक्ट और दूसरा है जी हमारे पास n। फैक्ट है जी वो वेरिएबल जिसके अंदर आंसर जो है वो रिटर्न किया जाएगा, यानी अगर हम 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रिटर्न किया जाएगा। इसी तरह अगर हम 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम n की वैल्यू जो है वो 3 रखेंगे। दिस प्रोसीजर कैलकुलेट्स n फैक्टोरियल एंड रिटर्न द वैल्यू इन द वेरिएबल फैक्ट। आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस एल्गोरिथम की मदद से, और यहां पर उस नंबर को आप एडजस्ट कर देंगे n की जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास n कैपिटल जो है, हमारे पास यहाँ पर जो n मौजूद है इसकी वैल्यू हम 4 रख देंगे। और एट द एंड जब एल्गोरिथम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो मौजूद होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब 4 फैक्टोरियल से पहले हमारे पास एक बेस क्राइटेरिया है। वो कहता है कि जी अगर आपने किसी ने आपको जो है वो 0 फैक्टोरियल दे दिया है कैलकुलेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास n कैपिटल जो है उसकी वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है जी, आपने फैक्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू को 1 सेट कर देना है और उसके बाद आपने रिटर्न कर देना है। यानी अगर किसी ने इस एल्गोरिथम की मदद से 0 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पहली एक लाइन जो है उसी को एग्जीक्यूट करेगा कोड की, और आंसर जो है वो 1 रिटर्न कर देगा। और पीछे हमने ये भी देखा था कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 जो है होता है। इस तरह से सिंपल अगर कोई शख्स हमें इस एल्गोरिथम के अंदर 0 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने को कहता है तो सिर्फ पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब हमने अज्यूम किया था कि हमने 4 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये n कैपिटल है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। हम स्टेप 2 के ऊपर आ जाते हैं, यानी सेकंड लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम फैक्ट नाम के वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं जी, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है जी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं और यहां पर हम k की वैल्यू को 1 असाइन करते हैं, और ये हमने एक लूप बनाया है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसका मतलब है कि ये लूप जो सा है, या ये हमारे पास जो फॉर लूप है, ये 4 आइट्रेशंस जो है वो अपनी कंप्लीट करेगा, यानी 4 दफा एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास जो फैक्ट नाम का वेरिएबल था उसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 थी। हमारे पास k वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली 1 आ गई। 1 को जब हम आपस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर जनरेट होगा हम उसे फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो इनिशियली हमारे पास k की वैल्यू 1, फैक्ट की वैल्यू भी हमारे पास 1 थी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही आंसर जनरेट होगा, और हमने उसे फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और यहां पर जब k की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 थी पिछली आइट्रेशन से, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हम उसे फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हमारे पास फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो है 2। नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास यहां पर k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। अब जब k की वैल्यू 3 होगी और फैक्ट की वैल्यू 2 होगी तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6, और हम उस 6 को फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब यहां पर हमारे पास फैक्ट के अंदर वैल्यू हो गई जी हमारे पास 6, और जो हमारे पास लास्ट आइट्रेशन थी वहां पर k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। जब हमारे पास k की वैल्यू 4 होगी और फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो हमारे पास 6 मौजूद है, तो हम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जनरेट हो जाएगा 24, और वो इस फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब दोबारा से हम लूप आइट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह हमारे पास फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इस एल्गोरिथम की मदद से जो आंसर जनरेट हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 24। उसे हम चेक कर लेते हैं कि आया 4 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास 24 जनरेट होना चाहिए था।
बिल्कुल जी, हमारे पास 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो 24 जनरेट होना चाहिए था और 24 ही जनरेट हुआ है। मैं इस लेक्चर को 2 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है, उसे अपलोड करने में और फिर बाद में उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है मुझे भी और स्टूडेंट्स को भी। नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि रिकर्सिव जो है वो मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।